हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इस बेहतरीन पॉडकास्ट का एपिसोड 2, जिसमें हम बात करेंगे मार्जिनल कास्ट की, मार्जिनल रेवेन्यू की, और लॉ ऑफ डेमिशन, मार्जिनल यूटिलिटी कंडीशन क्या होती है, आखिर डिमांड क्या होता है और डिमांड किस प्रकार से प्रभावित होती है, इन सभी तथ्यों का आज रोचकपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं मार्जिनल कास्ट की। मार्जिनल कास्ट का मार्जिन मतलब सीमांत, मार्जिनल मतलब सीमांत, कास्ट मतलब खर्चा। एक इकाई से अधिक, एक निश्चित इकाई से अधिक जो भी हम वस्तुएं उत्पादित करते हैं उसके उसमें लगने वाले खर्चों को मार्जिनल कास्ट कहते हैं। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने पर जो लागत आती है उसे मार्जिनल लागत कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, जब किसी विशेष क्षेत्र में एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। एक से अधिक, एक निश्चित इकाइयों से अधिक उत्पादित करने के पश्चात जो उत्पादन प्राप्त होता है और उससे जो भी प्रॉफिट होता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट और टोटल मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में एक संबंध बनता है। जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। आखिर लॉ ऑफ डेमिशन मार्जिनल यूटिलिटी की शर्तें क्या होती हैं? तो यह यह नियम यही कहता है कि उत्पाद एक समान हो, उत्पाद का उपभोग करने में समय अंतराल ना हो। वहीं इसके एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें, तो लग्जरी वस्तुएं, जो लग्जरी थिंग होती हैं, जिनकी लोग इच्छा रखते हैं, उस पे यह नियम नहीं लगता। आदत सीजन में यह नियम नहीं लगता। अब बात करते हैं डिमांड की। आखिर मांग होती क्या है? मांग के लिए चार चीज़ों का होना आवश्यक है: स्ट्रॉन्ग एविनेस, मजबूत चाहने की इच्छा, परचेजिंग एबिलिटी, खरीदने की क्षमता, एक निश्चित समय हो, जिस वस्तु का निश्चित मूल्य हो। अर्थात एक निश्चित समय में किसी वस्तु के नियत मूल्य को खरीदने के लिए जितने पैसे या जितने धन की आवश्यकता एक निश्चित समय में होती है उसे डिमांड कहते हैं। इसके प्रभावी कारक की बात करें, अफेक्टिंग फैक्टर, तो इस पे आय, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और शॉर्टेज और दर, यदि ये चार चीज़ें हैं तो मांग को प्रभावित करेंगी। इसी के साथ साथ सेटरेट और पेरिपेस अर्थात भंडारण, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यदि सेटरेट और पेरिपेस को लेकर चलें, भंडारण को, भंडारण जीवन अवधि को और सबको कांस्टेंट करने पर बनती है कंडीशन क्रॉस मांग की। जब उपभोगकर्ता एक वस्तु का मूल्य ध्यान में रखकर दूसरी वस्तु को खरीदता है। वहीं रिलेटेड गुड्स की बात करें, चलिए क्रॉस मांग की के उदाहरण की बात करें, तो आप समझिए कि आप मार्केट जा रहे हैं किसी सब्जी मंडी पे। आपको लगता है कि मैं भिंडी ले लूँ, भिंडी भी 20 रुपए किलो और शिमला भी 20 रुपए किलो संयोग से हो गया, तो आप भिंडी छोड़ देंगे और शिमला खाएंगे, क्योंकि भिंडी खा खा के थक चुके हैं। आप शिमला खाएंगे, उसका अलग स्वाद होगा, तो उसे हम क्रॉस मांग कहते हैं। भिंडी का वही वैल्यू है जो शिमले की वैल्यू है, लेकिन भिंडी की यूटिलिटी उस समय ज़्यादा हो गई। अब बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं: सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड ऐसी वस्तुएं जिनको एक स्थान पर दूसरे वस्तु का उपभोग किया जाता है। वहीं कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो दोनों वस्तुओं को एक साथ काम में लेते हैं। भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स का उदाहरण क्या दे सकते हैं?
सब्स्टिट्यूट गुड्स का उदाहरण दे सकते हैं हम, गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। टू व्हीलर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है और फोर व्हीलर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। वहीं कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स की बात करें तो दोनों वस्तुओं के एक साथ काम में होना बहुत आवश्यक है। तो इस पे बात करते हैं ट्रैक्टर और ड्राइवर की। यदि किसी जोतहार के पास 5 ट्रैक्टर हैं तो उसे 5 ड्राइवर की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। किसी वस्तु की मांग की मात्रा किसी वस्तु की मांग की मात्रा और आय दोनों का संबंध जिस नियम अनुसार देखते हैं उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ कंडीशन है। लॉ ऑफ डिमांड मूल्य पर निर्भर करता है, ना कि मांग पर। यदि मूल्य बढ़ रहा है तो मांग घटेगा। तो मूल्य स्वतंत्र होता है और मांग निर्भर करती है मूल्य पर। अब मांग को निम्न प्रभावी कारक प्रभावित करते हैं। यदि किसी वस्तु की प्रभाव क्या करेगा भाई, उसकी इनकम होनी चाहिए, उसी के साथ साथ मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। वही लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करेगा, तो ट्रेडिशनल वैल्यू हैं, डिफेंस गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं। ट्रेडिशनल गुड्स जो रीति रिवाजों से चलती आ रही हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लग्जरी गुड्स हैं जिनकी हम लोग सोच रखते हैं उस पर भी कभी कमी नहीं आएगी। और डिफेंस गुड्स एक समय के बाद जब आपकी इनकम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको स्कूटी भी खरीदने पे लालच आती है, ना कि सोचना पड़ता है कि स्कूटी खरीदें कि ना खरीदें। आप सोचें स्कूटी नहीं खरीदना मुझे, अब गाड़ी से चलें, तो कंफर्म कर देता है कि ये आपके लिए डिफेंस गुड्स है। क्योंकि लग्जरी और डिफेंस गुड्स निर्भर करती हैं आपकी परचेजिंग पावर और इनकम पर। इनकम आपकी कम होगी तो वही डिफेंस गुड्स आपको एक समय लग्जरी लगेगी। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो वही लग्जरी गुड्स आपके लिए डिफेंस गुड्स बन जाएगी। उपयोगिता खत्म हो जाएगी, इच्छा ही नहीं रहेगी, तो आप खरीदेंगे क्यों। अब बात करते हैं मांग वक्र की। आखिर मांग वक्र होता क्या है, तो कार्तिक तल में एक्स अक्ष पे मूल्य एवं वाई अक्ष पे मांग, एक्स अक्ष में मूल्य और वाई अक्ष में मांग को प्रदर्शित करने के पश्चात उनके मध्य जो भी हमें ग्राफ प्राप्त होता है उसे मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र इसका मांग वक्र निगेटिव स्लोप में जाता है, अर्थात ढलानी होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव ग्राफ क्या होता है। पॉजिटिव ग्राफ की कंडीशन आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, जब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा। वहीं क्रॉस मांग की बात करें, क्रॉस मांग में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। क्रॉस मांग दो वस्तु का आपस में तुलना होती है। तुलना का मतलब है कि सपोज कॉफ़ी की वैल्यू 60 रुपये है और चाय की वैल्यू 50 रुपये है, लेकिन जब चाय की वैल्यू 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो जाएगी तो कॉफ़ी की वैल्यू तो 60 ही रुपये है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी। कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट गुड में वही, चाहे आप समरसेबल और खेत का उदाहरण ले लें, बिना खेत के समरसेबल अधूरा है और बिना समरसेबल के खुद खेत अधूरा है। क्योंकि समरसेबल निकालेगा पानी और पानी की ज़रूरत होगी खेत को। जब खेत ही नहीं रहेगा तो उस समरसेबल की यूटिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, और खेत रहेगा और समरसेबल नहीं रहेगा तो खेत की यूटिलिटी समाप्त हो जाएगी। इस कारण से अगर इसके ग्राफ की बात करें तो निगेटिव ग्राफ मिलेगा, वहीं सब्स्टिट्यूट की बात करें तो पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आखिर मांग की लोच क्या है। एक निश्चित समय अंतराल में
प्रोडक्शन पर होने वाले परिवर्तन एकांक एकांक एक निश्चित समय अंतराल में एकांक उत्पाद का अनुपात एकांक उत्पाद का अनुपात मांग के जिस अवधारणा पर चलती है उसे मांग के विरोध कहते हैं। अर्थात डेल्टा या परसेंटेज चेंज। सपोज डेल्टा पी मांग परिवर्तन और उत्पाद परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। अगर मांग के लोच की रेंज की बात करें तो 0 से इनफाइनाइट होता है। वहीं इसके इकाई की बात करें, चूंकि उपयोगिता है तो इसकी इकाई कुछ नहीं होगी। वहीं इसके उदाहरण की बात करें तो आइए देखें, जहां डेल्टा पी आरंभिक मूल्य होता और डेल्टा डी आरंभिक मान, वहीं डेल्टा क्यू डी कांस्टेंट कर दिया, सूत्र बंद किया जाता है डेल्टा क्यू डी अपॉन 100/100, जो परसेंटेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाती है। अब बात करते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक की। परफेक्ट इन इलास्टिक कभी होता नहीं, क्योंकि इस समय जो ग्राफ रेंज होती है 0 से 1 के बीच में होती है। यदि 0 से 1 के बीच में परिवर्तन होता है तो रिलेटेड इन इलास्टिक होती है। यदि डिमांड भी एक है और प्रोडक्शन भी एक है तो यूनिट इलास्टिसिटी कहलाती है, और एक से अधिक वस्तुओं की डिमांड है तो उसे रिलेटिव इलास्टिसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई की, क्योंकि अगर मैं ग्राफ बताऊंगा तो ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि जो ग्राफ बता देता हूँ, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी और यूनिटी, उसी के साथ साथ मोर इलास्टिसिटी और परफेक्ट इलास्टिसिटी ग्राफ है। ग्राफ के परिणाम को बता सकता हूँ मैं कि परफेक्ट इन इलास्टिसिटी में जो ग्राफ होगा वो हॉरिजेंटल होगा और रिलेटिव इन इलास्टिसिटी में हॉरिजेनिक स्लोप, डाउन स्लोप टू हॉरिजेनिक होगा। उसी के साथ साथ यूनिट इलास्टिसिटी की बात करें तो ये वेंट्रिकल होगा। इसी के साथ साथ मोर इलास्टिक की बात करें तो वेंट्रिकल प्लस स्लोप, ऊपर का स्लोप नीचे वेंट्रिकल और हॉरिजेंटल। वहीं परफेक्ट इलास्टिसिटी की बात करें तो स्ट्रेट लाइन ऑफ वर्टिकल होगा। अब बात करते हैं सप्लाई की। जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद को बेचने के लिए किसी दूसरे पार्टी को ऑफर करता है तो सप्लाई कहता है। और स्टॉक की बात करें तो जब किसी व्यक्ति द्वारा अनाज को घर में भंडारित किया जाता है, भंडारण करता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। तो अब बात करें सप्लाई किन चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रोडक्शन पर निर्भर करता है सप्लाई, डिमांड पर निर्भर करता है और मूल्य पर निर्भर करता है। सप्लाई बंद होता है मूल्य की, मूल्य ज़्यादा होगा सप्लाई बंद हो जाएगी, मूल्य ज़्यादा होगा सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई और प्राइस का इवर्सिबल मतलब कि एंटी रिलेशन है, विपरीत संबंध है। सप्लाई बढ़ाओ, यदि मूल्य बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन है। तो दोस्तों यहीं से आपका पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड तो समाप्त होता है। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी मैंने बताया है वो कंपटीशन लेवल और सेमेस्टर एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर गेनिंग का काम करेगा। तो आपसे एक ही निवेदन है कि जब भी मेरा पॉडकास्ट सुने हेडफोन लीड लगा कर सुने, क्योंकि अगर आप ऐसे सुनेंगे तो आवाज़ भी साफ नहीं आएगी और उतना कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपकी माइंड मेकिंग की। धन्यवाद।